नमस्कार साथियों, आज पटना उच्च न्यायालय में क्या हुआ ये बताने के लिए मैं आया हूँ। पटना उच्च न्यायालय में जो 2023 नियमावली है, इस पर कई याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें से एक मेरे द्वारा भी याचिकाएं दायर की गई है। एक याचिका दायर की गई है जिसका केस नंबर है CWJC 6391/2023 और ये जस्टिस मोहित कुमार शाह जी के बेंच में है। और कई याचिका जो दायर है वो माननीय न्यायालय के चीफ जस्टिस महोदय के बेंच में है और सभी याचिकाओं की सुनवाई एक ही साथ होगी। भविष्य में सब एक साथ ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि आज छुट्टी के बाद न्यायालय खुल रहा था, इसीलिए पहला दिन अक्सर सुनवाई नहीं होता है। और सुनवाई इसका कई कारण है जिसके डिटेल में हम लोग जाना नहीं चाहेंगे। और आज का जो सुनवाई का जो डेट था उसको बढ़ा करके 29 अगस्त को कर दिया गया। हालांकि उससे पहले ही परीक्षा का डेट है, फिर भी ये संज्ञान में चूँकि सुनवाई होती तो माननीय न्यायालय के संज्ञान में हम लोग लाते कि 29 से पहले UPSC परीक्षा का डेट है और उस पर तत्काल सुनवाई किया जाए, तत्काल उसको संज्ञान में लिया जाए। लेकिन इस पर मेंशन के द्वारा और मेंशन के द्वारा या फिर पिटिशनर के द्वारा एक आर्गूमेंट किया जाएगा और उसके बाद में सुनवाई का डेट को परीक्षा से पहले करने का विचार किया जाएगा। और जहाँ तक रोक लगाने का सवाल है तो ये तो माननीय न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति के संज्ञान में अगर ये बेहतर लगेगा तो उनके द्वारा लगाया जाएगा। लेकिन इस नियमावली में बहुत सी त्रुटियां हैं जिसको हम लोग ने जिक्र किया है। उसमें से प्रमुख रूप से है कि इस नियमावली को पब्लिक डोमेन में नहीं है। जो हमने पॉइंट बनाया है उसके अनुसार इस नियमावली को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया है। और कोई भी नियमावली का रूल है कि सबसे पहले संघ संगठनों और शिक्षकों से इस पर विचार लिया जाए। अगर विचार नहीं लिया जा रहा है और उसको विधानसभा और विधानसभा और विधान परिषद में इसको बहस के लिए लाया जाता है। बहस में लाने के बाद में नियमावली बनता है। तो अगर नहीं बनता है तो इस तरह की नियमावली को रद्द कर दिया जाता है। इसका उदाहरण काल में मैंने देना चाहता हूँ। जो प्राथमिक शिक्षकों का जो प्रधानाध्यापक का नियमावली था, वो नियमावली जो बना उसके बाद जो केस किया गया, क्योंकि तत्काल केस कर दिया गया, अभी उसमें प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा था, इसलिए उसको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसको रद्द करते हुए और वो पब्लिक डोमेन में भेजा गया। आप लोग देखे होंगे कि विज्ञापित करके शिक्षा विभाग के द्वारा बार बार पेपर के माध्यम से, जो व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यम से, पत्र के माध्यम से सभी संगठनों और सभी शिक्षकों के बीच में लाया जाता रहा है कि आप इस पर क्या सुधार हो सकता है, क्या इसमें गलतियां हैं, आप इस पर या ये आपका क्या विचार है, शिक्षक संगठन के रूप में आपका क्या विचार है वो आप दें। तो इस पर सभी लोगों ने अपने विचार दिए, जिसके कारण दिए और भविष्य में इस पर सुनवाई होगी या फिर एक नई नियमावली बन के आएगी। और उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट हम लोगों ने दिया है उसमें है कि BPSC के द्वारा
बीपीएससी के द्वारा जो नियम है उसके अनुसार 6500 जो स्केल है जिसको लेवल 8 कहते हैं, लेवल 8 कहते हैं, उसकी जो परीक्षाएं होती है वो बीबीएस लेट 8 और 9 जो है उसके अनुसार जो 6500 स्केल नियम में लिखा हुआ है कि 6500 स्केल से ऊपर का जो स्केल है उसकी परीक्षाएं बीपीएससी के द्वारा ली जाएगी। अगर इससे इतर कोई भी परीक्षाएं ली जा रही है तो ये गलत है और ये नियम के बीपीएससी के नियम के विरुद्ध है। अगर कोई भी नियमावली या वो कोई भी कार्य जब तक उस पर चैलेंज आप नहीं करते हैं तो जैसे कई परीक्षाएं ली भी है बीपीएससी लेकिन आप चैलेंज नहीं किए हैं और इस नियमावली को हम लोग ने चैलेंज किया है कि बीपीएससी की नियमावली 6500 से ऊपर की परीक्षाओं का है, परीक्षाएँ लेने का है और इसमें 6500 का कोई स्केल नहीं है। तीसरा जो पॉइंट मैंने दिया है उसमें है कि कहीं भी कोई भी नियमावली आती है और सरकारी नियमावली आती है तो उसका एक वेतनमान होता है और इस नियमावली में कोई वेतनमान ही है ही नहीं। ये तो एक फिक्स टाइप का है, ये भी एक तरह का नियोजन ही है। जिस तरह से हम लोगों का है उससे थोड़ा सा ज़्यादा का पैसा इसमें दिया जा रहा है और एक तरह से ये नियोजन है तो ये तो है ही। साथ ही जो तीसरा पॉइंट मैंने दिया है कि 50% जो आरक्षण है वो पूर्व के सेवा के लोगों के लिए रखा जाता है। कभी भी जो पहले काम कर चुके हैं, जो कि कई वर्षों तक काम कर चुके हैं, इसमें अगर नियोजन जैसे डॉक्टर का बीपीएससी से हुआ था तो जितने साल जो काम किए थे उनके अनुसार उनको अंक दिया गया है। तो मेरा मानना है कि उसके अनुसार तो नहीं, लेकिन जो काम किए हैं तो उनको एक पॉइंट रखा जाए या एक सीट रखा जाए। जैसे झारखंड में है, झारखंड में कोई भी बहाली आती है तो वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल शिक्षकों के लिए 50% आरक्षित रहता है और भारत के अन्य राज्यों में भी 50% आरक्षित रहता है, लेकिन यहाँ पर 50% आरक्षण नहीं है। ये भी इस नियमावली की त्रुटि है। चौथा जो इस नियमावली में त्रुटि है उसके अनुसार 2011 के बाद 8 का स्टेट नहीं हुआ है और एक बहुत बड़ा विद्यार्थी वर्ग है जो इससे वंचित हो रहा है और आप इतने लंबे समय तक परीक्षा नहीं ले रहे हैं और अचानक आप वैकेंसी निकाल रहे हैं तो शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और उम्र का भी ख्याल उसमें है, उम्र भी उनका जाते रहा है। तो उन शिक्षकों के द्वारा भी मैंने उस तरह के ही एक शिक्षक से सिग्नेचर करा करके और इसमें ऐड किया है कि उनके लिए इस नियमावली में कुछ भी नहीं है। स्टेट 19 के लिए परीक्षार्थियों के लिए भी, स्टेट 19 के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी इस नियमावली में कुछ भी नहीं है। स्टेट 19 के जो परीक्षार्थी हैं वो नियम के अनुसार जो नोटिफिकेशन निकला था उसके अनुसार उनका जो परीक्षा था वो मेरिट लेवल पर था। जितने लोग आए हैं वो मेरिट के तहत आए हैं और उनको बहाल करना है। जब सरकार स्वयं इसके नोटिफिकेशन जारी करती है और उसके अनुसार एग्ज़ाम लेती है और उसके अनुसार रिजल्ट देती है तो इसका मतलब है कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था और उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करके वादा खिलाफी की है और उनको रोड पर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल ही सही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा किया गया है। इस नियमावली की एक त्रुटि है और उनके साथ वादा खिलाफी है और उनके साथ अन्याय है। और छठा में रखा गया है कि जो योग्यता के अनुसार वेतन नहीं लिखा गया।
वेतनमान नहीं रखा गया है और योग्यता के अनुसार नहीं। अगर कोई पीजीटी है, टीजीटी है और पीआरटी है, मतलब प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक, उन सब के जो वेतन का अंतर है वो एक गलत है। किसी में एक दूसरे के बीच में 1000 का अंतर रखा गया है और किसी का जो वेतन है योग्यता के अनुसार, जैसे मान लीजिए एमए पीएचडी हैं, एमए बीएड हैं और एमए बीए बीएड हैं या इंटर बीएड हैं, तो उसका एक निर्धारण 7th पे कमीशन के अनुसार किया गया है वेतन का। वो वेतनमान इसमें नहीं रखा गया है, जो कि गलत है। वो एक आयोग द्वारा वेतनमान तय किया गया है और बिहार में भी उसको लागू किया गया है। कई लोगों को लगा गया है। जैसे आप अम्बेडकर विद्यालय है, अम्बेडकर विद्यालय में भी इसको लागू किया गया है। तो वेतनमान जो होता है वो योग्यता के अनुसार होता है। तो मेरा कहना है कि इसमें योग्यता के अनुसार वेतनमान। और उसके बाद में है कि ये नियमावली इतनी हड़बड़ी से मिलाई गई है, इतनी हड़बड़ी मिलाई गई है कि इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ दिया गया है। जैसे जिसको बार बार अभी भी कल एक लेटर आया है 17 के डेट में, जिसमें दिया गया है कि जो भी सीटेट पास हैं, सीटेट के लोगों को 55% पर, जो महिलाएं हैं या ओबीसी के लोग हैं, उनको 55% पर ही पास करना है। तो जब पहले से सरकार का नोटिफिकेशन है तो इस नियमावली में उसको जोड़ना चाहिए था। चौथा त्रुटि इसमें है कि जो आरक्षित वर्ग की महिलाएं हैं या आरक्षित वर्ग की महिलाएं खास करके, उनका जो सर्टिफिकेट बनेगा वो पिता के अनुसार बनेगा। तो जब वो चली गई हैं शादी ब्याह होकर के अपने पति के यहाँ और आधार कार्ड उनके पति के अनुसार है, तो जब वो ब्लॉक में जा रही हैं तो पिता के अनुसार बनाया जाए तो वहाँ बन नहीं रहा है। और होना भी चाहिए, जहाँ जो पति के शादी विवाह के बाद पति के अनुसार होना चाहिए, लेकिन इसके पॉइंट में लिखा गया है कि उनके पिता के अनुसार होना चाहिए। और अधिकांश महिलाओं का जो डॉक्यूमेंट है वो पति के अनुसार ही है। इसलिए ये एक त्रुटि है, इसको भी हम लोगों को इसे जो सुनवाई है उसमें हम लोग रखेंगे। और इसमें रखा एक और गलती है कि जो है कि जो परंपरा है उसको तोड़ा गया है। जैसे जब जितने भी हाई स्कूल या प्राइमरी स्कूल पूर्व में सेवा कर रहे शिक्षक थे, जिसको जब राजकीय और राजकीयकृत किया गया जब, तो उसको समाहित किया गया बिना परीक्षा के। कोई नियमावली लागू होती है तो जिस दिन से लागू होता है उस डेट से आगे की तारीख के लोगों के लिए होता है, आगे के लोगों के लिए होता है। लेकिन ये जो नियमावली आई उसमें आगे के लिए नहीं, पीछे के लोगों के लिए भी किया गया है। पीछे के लोग जैसे जो शिक्षा मित्र थे उनको भी जब पंचायत शिक्षक में मर्ज किया गया तो बिना परीक्षा के सीधे लिया गया है। और पहले भी जो राजकीय और राजकीयकृत विद्यालय में किया गया, तो दो परंपरा हम लोगों के पास दो सबूत है जिसके अनुसार हम लोगों को पहले किया गया है और इस बार भी किया जाना चाहिए। इसको भी प्रमुख पॉइंट में रखा गया है। इस तरह से 25-30 पॉइंट बनाया गया है जिसमें से सब प्रमुख हैं और उम्मीद है कि इसको मेंशन करके 29 अगस्त से पहले का डेट लिया जाएगा और उस डेट पर सुनवाई करके और इस गैर कानूनी नियमावली को, इसमें इतने सारे बिंदु हैं, उसको चैलेंज किया जाएगा और चैलेंज कर इसको रद्द करवाने का काम किया जाएगा, आग्रह किया जाएगा। अब देखिए जनगणना वाला भी जो नियमावली है
जो जनगणना का था उसको भी आधा से ज़्यादा काम हो चुका था। उसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उसको स्थगित किया गया और रद्द किया गया, पहले स्थगित किया गया। तो उसी तरह से अगर प्रक्रिया में आगे भी बढ़ती है और माननीय न्यायालय को अगर विचार में आता है कि ये जो नियमावली है वो गैरकानूनी है, तो किसी भी स्टेज पर इसको रद्द किया जा सकता है और स्टे किया जा सकता है। तो इसमें ज़रूरत होगा कि सीनियर एडवोकेट, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, उनको भी इसमें लाया जाए, उनसे भी इसमें सलाह मशविरा किया जाए और भी कुछ जोड़ने की ज़रूरत होगी तो उसको ऐड किया जाएगा और इस नियमावली को पूरी तरह से रद्द करने की कोशिश किया जाएगा था। आंदोलन शिक्षक संगठनों के द्वारा किया ही जा रहा है, इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और आंदोलन कई पहले भी हुआ है 2020 से अभी तक का, उसमें भी आप लोगों ने देखा क्या क्या हुआ नहीं हुआ, और आगे भी आंदोलन होते जा रहा है, होने जा रहा है, तो होते जाएगा। लेकिन कोर्ट में भी एक प्रमुख लड़ाई लड़ना ज़रूरी है। अगर आप कानूनन रूप से इसको रद्द करवा देते हैं या हम लोग रद्द करवा देते हैं या माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इस पर संज्ञान लेकर के इसको गैरकानूनी घोषित कर दिया जाता है, तो ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, वकीलों के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि किसी का मनमानापन जो मन में आया उसी को नियमावली में डाल देना, जिसमें कानूनन और कानूनी और गैर कानूनी रखना नहीं है और न विचार करना है, न पब्लिक डोमेन में देना है। तो इसको लागू कर, इसको सीधे शिक्षकों के बीच ला देना, जिसके कारण इतना बड़ा आंदोलन हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोर्ट में टिक पाएगा और इसमें जीत निश्चित होगी और शिक्षकों, बिहार में शिक्षकों का मान सम्मान फिर बढ़ेगा। और मुझे ये भी कहना है कि जितने भी शिक्षक बहाल हैं तो सरकार के द्वारा उस समय के जो नियमावली है उसके अनुसार सबसे योग्य, क्योंकि मेरिट लिस्ट बनता था, ऐसे सब लोग नहीं बहाल हो जाते थे और बहुत लोगों के पास योग्यता होते हुए भी उस समय नहीं बहाल हुए हैं, तो मेरिट लिस्ट के अनुसार आए हैं और वो प्रक्रिया सरकार के द्वारा और सरकार के द्वारा नियुक्त लोगों के द्वारा और बिहार विधानसभा में पारित नियमावली के अनुसार सब लोगों को लाया गया था। तो उस नियमावली में कहीं भी शिक्षकों का कोई दोष नहीं है और शिक्षक जो हैं 15-15 साल अपने विषय की पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई हिंदी का शिक्षक है और 15 साल से 17 साल से हिंदी की पढ़ाई विद्यालय में कर रहा है और अचानक उसके आगे जो कंपटीशन की कोई किसी तरह की तैयारी नहीं है, उसके सामने इंग्लिश, उसके सामने जीएस जो यूपीएससी लेवल का, बीपीएससी लेवल का लाया जाए, जिसको छोड़े हुए 17-18 साल हुआ है और अपने विषय में जो विषय वो पढ़ा रहा है उसमें पारंगत हो गया, उसमें एक्सपीरियंस हो गया है, तो उससे फिर से परीक्षा लेना या फिर नए तरीके से परीक्षा लेना और परीक्षा लेकर के 2 साल प्रोबेशन पीरियड में डाल देना और उसको अपने से जूनियर बच्चों के साथ, कई शिक्षक तो ऐसे हैं जो अपने नाती पोते के साथ भी परीक्षा देंगे, बेटे के साथ भी परीक्षा देंगे, तो वैसे लोगों के साथ परीक्षा दिलवाना कहीं भी कानूनन सही नहीं है। इसलिए इस नियमावली को गैरकानूनी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा करार कर दिया जाएगा और उसके बाद में सभी शिक्षकों के ऊपर जीत होगी। इसी विश्वास के साथ नमस्कार, उम्मीद है फिर हम मिलेंगे और फिर बातें होगी। धन्यवाद।